हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। इसी तरह जो है हमने पहले बात की थी अरब इन्वेजन ऑन जो है सिंध कह लीजिए या इंडिया कह लीजिए, क्योंकि वो उस समय तक सिंध में जो है सीमित रहे थे, बट उस समय के अकॉर्डिंगली तो वो सब इंडिया का ही हिस्सा था। ठीक है, तो वो जो थे उनका पर्पस क्या था, हमने ये भी देखा था। उनका जो पर्पस था, यहाँ पे कोई शासन करना तो नहीं था, यहाँ से जो है जो जितने भी अपार धन धन है, संपदा है, उसको ले जाना, लूटना था। ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था, बेसिकली लेके चले जाना था। और दूसरा क्या था, जो इस्लाम रिलीजन है उसको स्प्रेड करना था, यहाँ पे इस्लाम धर्म को फैलाना था। ये दो मेन रीजंस थे। उसी तरीके से जो है इनके भी यही सेम रीजंस हैं जो अरब इन्वेजन के थे। ठीक है, बस ये था कि वो अरब से हुआ था इन्वेजन, ये जो है टर्की से होता है। अब ये टर्की से कहाँ से होता है, जो स्वतंत्र तुर्क राज्य था उससे शुरू होता है। अब वो किसने किया था, ये किया था अलप्तगीन ने, जो बेसिकली 10th सेंचुरी में गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की नींव डालता है। और ये फाउंडर होता है गजनवी का और यामिनी डायनेस्टी का। ठीक है, जिसे यामिनी डायनेस्टी कह लो या गजनवी डायनेस्टी कह लो, ये रहा। जो ये था, इसका कई जगह पुत्र मिलता है, कई जगह दामाद मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका रिलेटिव जो था सुबुक्तगीन, उसका माना जाता है कि 977 से 997 जो सीई था, उस समय पे इसने जो है तुर्कों का भारत पर आक्रमण जो है शुरू कराया था। बेसिकली किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, या टर्किश इन्वेजन हुआ था किसके नेतृत्व में, तो वो हुआ था सुबुक्तगीन के। ठीक है, तो ये जो था जब आया ना, तो ये प्रॉपर हम जो कहे ना, आज का जो इंडिया है, वर्तमान भारत जो है, वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया था। ये जो है अफगानिस्तान के एक राजा थे जयपाल, जो हिंदू शाही वंश के थे। ठीक है, उनसे युद्ध करके जो है बेसिकली हार जाता है, और अपमानजनक संधि होती है जिसमें जो है ये क्लियर कर दिया जाता है ये दोनों जो हैं एक दूसरे के राज्य में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, अपने अलग अलग रहेंगे। इसीलिए जो है इसने जो है अपनी राजधानी वेहिंद जो है उद्भांडपुर, पेशावर या पाकिस्तान कह लो, उसमें रखी और आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, तो शुरुआत बेशक इसने की, बट ये बहुत आगे तक नहीं बढ़ा। जब इसके बाद में इसका जो पुत्र था मोहम्मद गजनी, ठीक है, ये क्या हो गया, ये महमूद गजनी, ये जब आया ना, इसने भाई बहुत तगड़े अटैक किए। 1000 से लेके 1027 सीई तक जो है तकरीबन 17 बार जो है आक्रमण किए। अब क्योंकि भाई ये जो है अलप्तगीन का भाई दामाद था, पुत्र था, फिर सुबुक्तगीन का ये पुत्र है, तो एक रिलेशन है। देन ये अगर यामिनी डायनेस्टी का है तो ये भी तो यामिनी वंश का ही होगा ना, तो ये भी यामिनी वंश का था। और इसका भी पर्पस वही सेम, लूटपाट और धन प्राप्ति करना। और पता है सबसे खास बात क्या थी इस समय की, कि इसके जो सिक्के थे जो इसने जारी कराए थे, वो एक साइड तो अरबी में लिखे होते थे, दूसरी तरफ संस्कृत में लिखे होते थे। ठीक है, जिसे डेसिफर करना है, वो जो है इसको डिकोड करना है एक तरह से, उसको वो देखना वो आसान हो गया था, क्योंकि एक साइड संस्कृत थी, दूसरी साइड अरबी थी। तो अब हम बात करें, ये रहे गजनी। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी में भी कुछ रूलर्स होंगे इंडिया में। भाई जब इंडिया में आ रहे हैं तो किसी से लड़ रहे हैं, किसी में इन्वेड कर रहे हैं, किसी पे अटैक कर रहे हैं, तो कोई तो शासक होगा ना। तो हम उनकी बात करें, उसकी पूरी लिस्ट देखें, तो पेशावर जो था, जो बेसिकली काबुल की घाटी में है, या वर्तमान में पाकिस्तान में जो है, वो है जयपाल। ठीक है, जो कहाँ का था, हिंदू शाही वंश का। ऐसे ही जो कश्मीर जो भारत का है, वो उस समय पे दिद्दा था। ठीक है, और वो जो है लाहौर वंश का संग्राम राज भी था। ठीक है, आगे हम बात करें परमार की, तो उस समय राजा बहुत थे। बंगाल में जो है महिपाल का पाल डायनेस्टी से, और साउथ में जो है चोल एम्पायर था, जिसमें जो है 1015 तक जो है राजा राज फर्स्ट, और 1015 के बाद राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो थे कम कंटेम्प्रेरी रूलर। अब हम बात करते हैं पूरे अटैक की। जो सीरीज़ है जो शुरू होती है वो होती है
1000 CE से, जिसमें पहला जो बैटल होता है वो बैटल ऑफ पेशावर होता है या फिर बैटल ऑफ वेहिंद कह लो, वो होता है। तो अब किन किन के बीच होता है, तो हम देखते हैं जयपाल ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी और मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ये वही जयपाल हैं जिसका जो है सुबुक्तगीन से हमने बात की थी ना, अभी देखा था सुबुक्तगीन को उन्होंने परास्त कर दिया था, अपमानजनक संधि के लिए विवश कर दिया था, और इवन यहाँ तक कि उनसे जो है 25 हाथी 2,50,000 दिनार लेकर ही मुक्त करा था। तो इतनी बुरी तरह से हराया था। पर जब ये वॉर होता है बैटल ऑफ वेहिंद या बैटल ऑफ पेशावर, इसमें जो है वो भाई जो जयपाल है वो खुद को जो है आत्महत्या कर लेते हैं, खुद की आत्मदाह कर लेते हैं, क्योंकि वो हार जाते हैं ना। तो इसमें पंजाब और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र अब जो हैं वो किसके हाथ में आ जाता है, मोहम्मद गजनवी के। इसीलिए जो महमूद है उसके इतिहासकारों ने जयपाल को ईश्वर का शत्रु कहा था। आप ये देख सकते हैं जयपाल और ये गजनी। अब आगे जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाता है मुल्तान के आक्रमण के साथ, जहाँ पे जो है मोहम्मद गजनवी के साथ कौन लड़ता है, अब्दुल फतेह दाऊद। जो हार कौन जाता है भाई, अब्दुल दाऊद जो है ये हार जाता है, और जो मोहम्मद गजनवी है वो जीत जाता है। अब आगे फिर से जो है तकरीबन 8 साल बाद जो है, ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ वेहिंद होता है या सेकेंड बैटल ऑफ पेशावर कह लो, वो होता है। तो अभी हमने पहला बैटल ऊपर देखा जयपाल के साथ हुआ है ना, ये रहा जयपाल के साथ हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि सेकंड बैटल किसके साथ हुआ। तो जो सेकंड बैटल हुआ वो उनके बेटे के साथ हुआ, कौन थे, आनंदपाल। ठीक है, अब वो कैसे एकदम से आ गए, तो भाई उन्होंने जो है ग्वालियर से, कन्नौज से, अजमेर से, उज्जैन से हेल्प ली, और वहाँ की पूरी एक संयुक्त सेना के साथ जो है उन्होंने आके वॉर किया। बट एट द एंड वो भी हार गए, और बाद में चल के जो उनका पुत्र है बेसिकली जयपाल का पोता त्रिलोचन पाल, उन्होंने जो है लाहौर में जो है पूरी तैयारी शुरू की, जिसमें जो है अटैक करके इन्होंने फिर से इन्हें भी जो है यहाँ पे हरा दिया 1013 CE में। ठीक है, और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। आगे इसी तरह सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाता है। 1014 CE जो था उसमें जो है थानेश्वर महादेव मंदिर पर भी अटैक किया हरियाणा के। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलर्स से जो है उनके क्षेत्र छीने, इवन यहाँ तक कि बीच बीच में मंदिरों को भी बहुत लूटा है, उसको बहुत तोड़ फोड़ की है, क्योंकि मंदिर जो है भाई एक ऐसा सेंटर थे जहाँ पे बहुत सारी धन संपदा बहुत इजीली एक्सेसिबल हो रही थी, वहाँ बहुत सारा धन था, तो वो उनके लिए चोरी करने के लिए या लूटने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस बन गया था। इसीलिए जो है उन्होंने जो है थानेश्वर महादेव मंदिर पे भी अटैक किया, और वो जो है वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इवन यहाँ तक कि जो स्टैचू था चक्र स्वामी का, जो लॉर्ड कृष्णा का, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, आगे जो है इसी तरह 1018 CE जो था वहाँ तक जो है ये गंगा वैली तक एंटर कर गए थे पहली बार। इसीलिए हम बात कर रहे हैं जो अरब इन्वेजन था उसको हम सिंध तक बोलते हैं, क्योंकि वो सिंध तक था, वो उसके आगे आ नहीं पाया। बढ़ना तो चाहते थे, एक्सपेंड करना था। जो हमने भाई देखा था जो मोहम्मद बिन कासिम था वो धीरे धीरे किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, देवल तक पहुँचा, नेहरू तक आया, सहवाल आया, सीसम आया, ब्रह्मणाबाद तक आया, आलोर तक आया। बेसिकली ऐसे एक्सपैंड करते करते बिल्कुल आना ही चाह रहा था, बट जो है भाई उसका जो उस समय पे खलीफा था सुलेमान, उसने उसे बुलवा लिया था। तो ये सारी स्टोरीज़ तो हमने अपने जो है पिछली क्लास में कवर की थी, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया, पर ये जो है आगे बढ़ गया और गंगा वैली तक बेसिकली इंडिया के जो आज का इंडिया है वहाँ तक बहुत आराम से एंटर कर गया। और इसी वजह से जो है 1018 CE तक जो है ये रीजनल लेवल्स तक, बेसिकली रीजनल एरियाज़ पे भी अटैक करने लग गया था। जैसे बरन का जो क्षेत्र था, जो बुंदेल शहर के जो रूलर थे कल जो है कुलचंद, उनको भी हरा दिया। मथुरा और वृंदावन के जो रूलर थे ये काकल जो सेकंड जो थे उन कलचुरी वंश के, उनको भी हरा दिया। कन्नौज का जो शासक था राज्यपाल, उसको भी हरा दिया। इवन यहाँ तक कि हराया क्या, युद्ध भी नहीं किया, ये तो भाग गया था राज्यपाल जो था। इसीलिए जो कालीझर के चंदेल शासक थे ना विद्याधर, उन्होंने भाई
ये कहा कि भाई ये कैसा रूलर है, ये कैसा शासक है जिस समय पे उन्हें लड़ना चाहिए था, अपनी प्रजा को, अपनी जनता को बचाने के लिए जी जान कोशिश करनी चाहिए थी, वो खुद बच के भाग गया। इसीलिए इन्होंने मित्र संघ राजाओं के साथ मिल के जो है ना इस राज्यपाल की जो है हत्या कर दी थी। तो अब इनके बारे में बात करना तो बनता है ना भाई, इतने ब्रेव हैं ये रहे। तो इन पे भी जो है, इनके फोर्ट पे भी अटैक करने की कोशिश की गई थी। 1021 से 22 CE तक कालीझर फोर्ट पर भी अटैक करने की कोशिश की थी, जो यूपी में है। और चंदेला रूलर्स के विद्याधर इन पे भी जो है कोशिश की गई। इवन ये जो है सबसे खास बात ये है कि इस्लाम लेखक थे ना, उन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन शक्तिशाली इन्हें माना। हम ऊपर के स्टेटमेंट से ही समझ सकते हैं कि भाई वो कितने शक्तिशाली थे और वो लड़ने से बिल्कुल नहीं डरते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे थी कि भाई उनके खुद के लेखकों ने बोला कि उनके साथ, जो गजनवी के साथ अगर बोले तो जो सबसे शक्तिशाली जो है शासक माना जाता है वो विद्याधर ही थे। और क्यों? क्योंकि ये जो विद्याधर थे यही एकमात्र ऐसे शासक थे जिसे महमूद गजनवी हरा नहीं पाया। क्योंकि उसने जो, अभी हम पूरी सीरीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत ईजिली हराते हुए आगे बढ़ गया, बट एक यही रूलर थे जिनको ये हरा नहीं पाया। इवन यहाँ तक कि जो विद्याधर ने जो है त्रिलोचन पाल जो है हिंदू शाही वंश के साथ में भी संधि की थी। आगे हम बात करें, वही जो हमने अभी बात की थी आगे, लाहौर में जो है आक्रमण करके त्रिलोचन पाल को भी इन्होंने हरा दिया था 1020 CE से 1021 CE। इसी तरह जो है 1025 CE जो था उसमें पंजाब पे भी अटैक किया और पंजाब को भी विलय कर लिया अपने अंदर, अपने गजनवी साम्राज्य में मिला लिया। अब इसी तरह हम बात करेंगे 1025 CE जो था सोमनाथ मंदिर, उस पर भी जो है आक्रमण किया था, जो गुजरात में है। अब मैंने जैसे बताया कि भाई यहाँ पे तो अपार संपत्ति होती है तो लूटना आसान है, इसीलिए जो है उसने वहाँ पे अटैक किया। और इवन यहाँ तक कि जो भगवान शिव के मुख्य शिवलिंग था उसके टुकड़े कर करके गजनवी ने जामी मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वा दिए थे। बेसिकली इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए और दूसरे धर्म को कहने दबाने के लिए उन्होंने ऐसा करा, तो इसीलिए जो है भाई बहुत क्रूर माना जाता है। अब आगे हम बात करें 1027 CE जो था वो अटैक ऑन जट्स, जो जट्स से उन पर अटैक किया और यही इसका जो है लास्ट अटैक था, क्योंकि इसके बाद जो है 30 जो है 1030 तक जो है इसकी जो है मृत्यु हो जाती है महमूद गजनी की। ठीक है, अब हमने इतनी बड़ी पूरी ये सीरीज़ देखी और 17 अटैक्स करें उसने अलग अलग जगह, तो इसको जो है एक उपाधियाँ काफ़ी सारी दी गई। तो उनमें से जैसे हम खुद देखते हैं यामनी उल मिल्ला, बेसिकली मुसलमानों का संरक्षक, ये एक उपाधि दी गई। अल कादिर बिल्ला बोला गया। सुल्तान आज़म, इसकी उपाधि जो है इसने खुद को ही दे दी थी कि भाई मैं सुल्तान आज़म हूँ। अब इसी तरह जो है गाजी, बेसिकली क्या मतलब होता है? धर्म का रक्षक, योद्धा, काफिरों का नाश करने वाला। काफिर मतलब वो लोग जो बेसिकली इस्लामिक नहीं हैं, किसी और धर्म के हैं, तो उनका नाश करने वाला। और नेक्स्ट जो है बुच्चिकन जो थी, ये उपाधि दी गई, जो इतिहासकारों द्वारा उसे कहा गया क्योंकि ये मूर्ति भंजक था। बेसिकली मूर्तियों को तोड़ देता था, उनको नष्ट करा देता था, जो अभी हमने ऊपर देखा था सोमनाथ के केस में। आगे भी और भी हमने केसेस देखे। इसी तरह जो है इसने खुद को सुल्तान भी कहा। तो ये तकरीबन जो है 6 उपाधियाँ हमने मोटे मोटे तौर पे देखी, जो कभी या तो किसी और ने दी, या तो उसके किए गए कामों के कारण उसे मिली, या फिर उसने कुछ खुद ली, जैसे कि सुल्तान आज़म। ठीक है, अब हम उद्देश्य की बात करें तो हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन की लूट करना। ठीक है, अब इसके यहाँ तक कि खुद के दरबारी विद्वान भी यहाँ पे मौजूद थे। तो अब वो दरबारी विद्वान कौन थे? तो उसमें हम बात करते हैं उतबी की, अलबिरूनी की, फिरदौसी की, वहाकी की। ठीक है, और एक हम एक्सेप्शन कह लीजिए, हम बात करते हैं फरिश्ता की। अब एक्सेप्शन में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि फरिश्ता जो थे वो उस समय पे ज़रूर थे, एक विद्वान ज़रूर थे, हमें उसकी उस समय के टाइम की हिस्ट्री को प्रोवाइड कराते हैं,
बट वो उसके दरबारी विद्वान नहीं थे। इसीलिए मैं इसे एक्सेप्शन के तौर पे बोल रही हूँ कि अलग से याद रखने वाली चीज़ है ये, कि ये उस समय पे बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के वहाँ काम करते थे। उनके कवि जो हैं, उनके वहाँ के दरबारी कवि या वहाँ के सदस्य नहीं थे। और इन्होंने जो फरिश्ता है, इन्होंने क्या क्या काम लिखे अपने, या क्या क्या काम थे, तो तारीख फरिश्ता और गुलशन इब्राहिम, ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके वर्क रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उतबी की। जो उताबी है वो एक शाही कवि था, और उसकी कौन कौन से वर्क थे, किताबुल यामिनी, तारीखुल यामिनी। तो बेसिकली याद करने के लिए इजी है, जहाँ भी यामिनी वर्ड आ जाए वो किसने लिखी है, वो उतबी ने लिखी है, उनका शाही इतिहासकार। फिर हम बात करते हैं फिरदौसी की, ठीक है। फिरदौसी ये रहे, ठीक है, जो महमूद गजनवी का दरबारी लेखक था। तो उसको क्या क्या उपाधि दी गई थी, पूर्व का होमर, पूर्व का हैमर, ठीक है। जिसने क्या लिखा था, शाहनामा, और शाहनामा क्या था, अफगानिस्तान का महाभारत था, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेहाकी की। जो वेहाकी था वो इटली का लेखक था, जिसको उपाधि मिली हुई थी पूर्वी पेक्स की। और इम्पॉर्टेंट इन वर्क क्या था, तारीख सुबुक्तगीन, ठीक है, तारीख सुबुक्तगीन जो है वो लिखी गई। अब हम बात करते हैं अलबिरूनी की। ये नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, इवन जो है 11th क्लास की, वो 12th क्लास की NCERT में भी इसका नेम था। तो ये जो है गणित, दर्शन, ज्योतिष, संस्कृति या उच्च कोटि का एक विद्वान था, जो 11वीं सेंचुरी में महमूद के साथ जो है भारत आया था, ठीक है। और पुराणों का प्रथम अध्ययन भी जो है यहाँ पे किया। और इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें तो किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद जो है इसकी किताबें हैं, जहाँ हिंद के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है, तारीख और किताबुल हिंद। अब ये जो तारीख़ हिंद है, इसका ट्रांसलेशन वर्क किया था रजनीकांत शर्मा ने, ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करने का। अब आगे हम बात करें कि भाई इसके ये जो वर्क है, ये दोनों वर्क की जो हमने बात की, किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद, इनमें क्या मेंशन हो रहा था, बेसिकली क्या पता लग रहा था, तो ये रहे, ठीक है, अलबिरूनी। तो अब क्या बता रहा था, तो भाई ये भारत के बारे में या उसकी स्थितियों के बारे में ही बताएगा। तो कैसी स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ। तो अगर हम बात करें सामाजिक स्थिति की, तो उसने क्या बताया कि भारत कैसा था। तो उसने बताया कि जिस समय महमूद गजनवी भारत आया, तो उस समय भारत का जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें भी 8 श्रेणियाँ अलग थी। बेसिकली अलग क्या, 4 में ही और बटी हुई थी 8, ठीक है। आगे क्या बताया, जिसमें से छुआछूत की जो श्रेणी थी उसका भी उसने जो है वर्णन किया था, एक्सप्लेनेशन दी थी, जिसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया था, अलाम गलाम, ठीक है, ये वर्ड यूज़ किया था। और इवन यहाँ तक कि जो समाज में शिक्षा के केंद्रों की भी बात की थी, जिसमें से 4 केंद्रों के नाम बताए थे, बनारस, कश्मीर, विक्रमशिला और नालंदा, ठीक है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ जो थी, शिक्षा के जो केंद्र थे, उनके बारे में भी बात की। इवन यहाँ तक कि जो यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार थे उनके बारे में भी बताया, जैसे रामनवमी, शिवरात्रि, इन सब के बारे में बताया। और अब हम बात करें कि भाई इकोनॉमी के बारे में क्या बताया, कि यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी। तो यहाँ उसने क्लियर किया कि भाई अपार धन दौलत है, बहुत पैसा है भारत में, ठीक है। जो ज़्यादातर कहाँ पर है, वो धन मंदिरों में है ज़्यादातर। इसीलिए तो भाई जो इतने भी अटैक किए जा रहे थे, वो भाई मंदिरों को लूटा जा रहा था, क्योंकि मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन था। यही कारण था कि भाई मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिरों पर आक्रमण का केंद्र बना रहे थे, ठीक है। अब हम बात करें वही राजनीतिक स्थिति की, तो इस समय उन्होंने बताया कि भारत में जो राजनीतिक तंत्र है ना, वो पूरी तरह से खंडित था। भाई क्यों, क्योंकि जो है अलग अलग राजवंशों में बटा हुआ था। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा एम्पायर हो जो पूरे इंडिया को या काफ़ी बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा हो। जैसे हम अगर बात करते हैं भाई, आगे हम बात करेंगे, मुग़ल हैं, सल्तनत आ जाएगी, या उस तरीके से नहीं था। सब कुछ जो है सब छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, और सबका जो है अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव था, अलग अलग रूल के तरीके थे, सबका अपना डिफरेंट स्टाइल था,
ठीक है। तो किसी भी राजवंश में इवन यहाँ तक कि एकता नहीं थी, इसी वजह से जो है गजनी को शासन करना या यहाँ पे आना लूटना वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, क्योंकि एकता थी नहीं, कोई लिंक था नहीं एक दूसरे से। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आसान था शासन करना। और यही जो है भारतीय राजवंश आपस में लड़ते रहते थे, तो भाई एकता तो होनी थी नहीं, एकता है नहीं, ऊपर से वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो उनको भड़काना भी बहुत ज़्यादा इजी था। तो ये चीज़ें जो हैं अल-बिरूनी ने मेंशन की कि भाई बहुत तगड़े रिसोर्सेज हैं, एकता है नहीं, तो जो है यहाँ पे आना टारगेट करना बहुत इजी है। और सोसाइटी के बारे में जो बताया भाई वर्ण सिस्टम के थ्रू ही उसने समझा दिया, और जो है भाई यहाँ के जो त्यौहार हैं उन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो अब जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से जो जैसे अभी हमने बात की मोहम्मद गजनवी की, उसी तरह हम आगे बात करेंगे मोहम्मद गौरी की। आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम जो है उसके भी जितने भी अटैक्स थे और उसके बारे में बात करेंगे, और उससे किस तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में जो है अब अपने फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।